हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो मुगल कालीन शासन व्यवस्था थी वो केंद्रीय स्तर पर किस तरह की थी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य था, एक तो केंद्र का प्रशासन हो गया, उसके अलावा जो साम्राज्य को प्रांतों के अंदर विभक्त किया गया था, तो प्रांतों में किस तरह से शासन किया जाता था। आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पूरा मुग़ल साम्राज्य था उसको सबसे पहले तो प्रांतों यानी कि सूबों में विभक्त किया गया था। उसके बाद जो सूबे थे वो सरकारों के अंदर विभक्त थे। उसके बाद जो सरकार थी वो परगना में विभक्त थी, और परगना जिला या दस्तूर में। और जो ज़िले के अंदर सबसे छोटी इकाई थी वो होती थी गांव, यानी कि जिसको ग्राम बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक मुग़ल कालीन प्रांतीय प्रशासन। तो जो मुग़ल कालीन प्रांतीय प्रशासन है, इसमें सबसे पहले ये प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी में। जो उस समय में जो भी मुग़ल साम्राज्य था, तो अकबर ने इसको 12 सूबों के अंदर विभक्त कर दिया था, पूरी तरह से विभाजित कर दिया था 12 सूबों में। और इसके अंदर प्रशासन अपना जैसे प्रारंभ किया था प्रांतीय स्तर पर। तो अकबर के शासनकाल के अंदर बाद में इनकी संख्या 12 से बढ़कर जैसे 15 हो गई। 3 नए जो प्रांत थे, बरार, खानदेश और अहमदनगर, इनको शामिल किया। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि उस समय में कौन कौन से सूबे थे। तो जैसे इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, बंगाल, बिहार, मुल्तान, लाहौर, काबुल इत्यादि। इसके बाद जो जहांगीर है उसने भी इन सूबों को बढ़ाया। उसके बाद जो 1707 में जिसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय तक जो मुग़ल साम्राज्य है उसके अंदर कुल जैसे 21 प्रांत थे, कुल 21 सूबे थे उस समय के अंदर। और ये मैंने आपको बताया कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो कैसे कैसे बड़ी से छोटी इकाई में कैसे डिवाइड था। जो साम्राज्य था वो सूबों के अंदर विभक्त था। सूबों के बाद जो सरकार के अंदर आते थे परगना, या फिर जिसको महल बोलते हैं। उसके बाद परगने के बाद ज़िले या दस्तूर होते थे, और जो ज़िले के अंदर से सबसे छोटी इकाई होती थी तो वो ग्राम होती थी। गांव को मुग़ल काल में क्या बोलते थे? मवदा या फिर दीह कहा जाता था। तो मुग़ल कालीन साम्राज्य की जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? वो ग्राम थी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रांतीय स्तर पर जो प्रशासन था उसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण पद आते थे मुग़ल काल के अंदर। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पद है वो है सूबेदार। तो सूबेदार जो ये पद है, इस पद पर जो व्यक्ति काम करता था उसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि उसको हम गवर्नर भी कह सकते हैं, गवर्नर या फिर सूबेदार। या फिर अकबर के शासनकाल में उसको क्या कहा जाता था? सिपह सलार या फिर साहिब सूबा भी कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण है कि गवर्नर या फिर क्या कहते थे? सूबेदार कहा जाता था उसको। और ये जो सूबेदार है, इस व्यक्ति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ये केंद्र की तरफ से होती थी। और जो केंद्र का सर्वे सर्वा होता था, यानी कि जो सम्राट है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी सूबेदार की। और जो ये सूबेदार है ये प्रांत में दोनों ही तरह के कार्य संभालता था, सैनिक या असैनिक, यानी कि सैन्य या असैन्य। जिस कार्य के लिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता होती है उस तरह के कार्य भी संभालता था, या कोई फिर उसके अलावा कोई सामाजिक कार्य है जिसमें सेना की आवश्यकता नहीं है, तो ये दोनों ही प्रकार के कार्यों का संचालन करता था। कौन? सूबेदार। अब सूबेदार के अगर महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो इसके कार्य क्या थे? एक तो प्रांतों के अंदर पूरी शांति व्यवस्था को स्थापित करना होता था। इसके अलावा जो सम्राट होता था, बादशाह, उसकी जो भी आज्ञाएं होती थी उसको पूरे प्रांत के अंदर प्रचारित करना और लागू करवाना, उनका पालन करवाना, ये उसका महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अलावा जो राज्य के अंदर जो करों की वसूली की जाती है, जो विभिन्न प्रकार के कर होते थे मुग़ल काल में, तो उन कर की वसूली के अंदर भी वो अपनी सहायता प्रदान करता था। और जो ये सूबेदार होता था जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, तो इसको किसी भी तरह की संधियां करने की और किसी को मनसब प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जो अकबर का नवरत्न था, जिसे टोडरमल कहते हैं, और ये गवर्नर था कहाँ का? गुजरात का। जब ये गुजरात का गवर्नर था तो अकबर ने इसको ये मतलब दिया था कि अधिकार कि वो संध्या भी कर सकता है और किसी को मनसब भी प्रदान कर सकता है। और जो ये पद है सूबेदार या गवर्नर, इसकी सहायता के लिए कुछ अन्य पद भी होते थे, जैसे कि दीवान, बख्शी, फौजदार, काजी, सद्र, अमील।
और वितिकची, पोतदार और वाक्यानविश, ये महत्वपूर्ण पद है जो कि इसके सहयोग के लिए होते थे सूबेदार के लिए, ताकि वो जो अपना कार्य है उसको सुचारू रूप से चला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते थे प्रांतीय स्तर पर। इसके बाद जो नंबर आता है वो होता था दीवान, यानी कि प्रांतीय दीवान। और ये दीवान जो होता था ये वित्त अधिकारी होता था, वित्त अधिकारी होता था। पैसों का जो लेखा जोखा है वो इसके अंडर में आता था सब। और ये वैसे अगर पद की दृष्टि से देखें तो सूबेदार के नीचे होता था। सबसे ऊंचा पद कौन सा हो गया प्रांत में? सूबेदार। और उसके नीचे पद कौन सा होता था? दीवान। लेकिन जो ये दीवान होता था तो ये पद में जरूर नीचे था, लेकिन ये नहीं था कि इसके अंडर में काम करता था। ये यानी कि स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। और ये किसके प्रति जवाबदेह होता था? ये होता था शाही दीवान, जो केंद्रीय स्तर पर शाही दीवान होता था, तो उसके प्रति ये उत्तरदायी होता था। सूबेदार से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसके कार्यों की अगर बात करें तो ये कार्य क्या थे? एक तो महालों से राजस्व को वसूल करना, और जो राजस्व वसूला है, जो भी प्रांत के लिए जो भी आय व्यय हो रहा है, जो खर्चा आ रहा है केंद्र की तरफ से, और जो कर वसूला है वहाँ कितना भेजा गया है केंद्र को, ये सब का पूरा लेखा जोखा रखता था। और जो दान भूमि होती थी उसकी देखरेख करता था ये। और जो प्रांत के जितने भी अन्य अधिकारी होते थे तो उन सब का वेतन का निर्धारण भी करता था, और जो वेतन को ये बांटता भी था, यानी कि सैलरी स्लिप वगैरह भी तैयार करता था और सबको ये वेतन भी देता था। तो ये हो गए इसके महत्वपूर्ण कार्य। और इसमें अगर डिफरेंस देखें कि गवर्नर और दीवान में क्या डिफरेंस था, तो जो गवर्नर होता था वो तो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारिणी का प्रधान होता था। एग्जीक्यूटिव यानी कि कोई भी जो कानून वगैरह है उनको वो लागू करवाता था, जो कि बादशाह की तरफ से बनाए जाते थे। जबकि दीवान क्या था? ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व वसूली वगैरह का सारे कार्य इसके अंडर में ही आता था। तो ये इसके हो गए महत्वपूर्ण कार्य दीवान के। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण पद था वो था बख्शी। अब ये जो बख्शी है इसकी नियुक्ति कौन करता था? इसकी नियुक्ति करता था जो केंद्र के अंदर जो शाही मीर बख्शी होता था, तो उसके अनुरोध पर की जाती थी। जो शाही दरबार था उस वो करता था, लेकिन किसके अनुरोध पर? जो शाही मीर बख्शी होता था तो उसके अनुरोध पर ये करता था। अब जो बख्शी है इसका मुख्य काम क्या था? इसका काम था कि जो सेना के अंदर लोगों की भर्ती का कार्य भी करवाता था। उसके बाद भर्ती हो गई तो सेना तैयार होगी तो सेना की देखभाल करना, ये उसका काम था। और जो सैनिकों की जो टुकड़ी होती थी, पूरी सेना होती थी, उसको किस तरीके से अनुशासन में रखना है, ये कार्य भी उसका होता था। इसके अलावा जैसे हुलिया वगैरह वो रखता था सिपाहियों का, घोड़ों को दागने वगैरह की प्रथा का ये पालन करवाना वगैरह, ये सब काम इसके होते थे। इसके अलावा ये वाक्यानविश के रूप में भी काम करता था। वाक्यानविश क्या होता था? जो भी प्रांत के अंदर कोई घटना हो रही है या सूबे के अंदर की कोई भी जानकारी है तो ये क्या करता था? ये केंद्र तक पहुंचाने का काम करता था। तो ये क्या था? वाक्यानविश के रूप में काम करता था, जिसको वाक्यानविश को और क्या कहते हैं? वाक्यानिगार भी बोल देते हैं। उस रूप में ये काम करता था। तो इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण पद है प्रांत के स्तर पर वो था सदर काजी। जैसे आपने केंद्र में देखा था कि जो के मुख्य काजी होता था जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह कार्य करता था, तो उसी तरह से प्रांत के स्तर पर भी क्या होता था? सदर काजी होता था। तो इसका काम क्या था? जो भी प्रांतीय लेवल के जितने भी कोई विवाद हो रहा है तो उनका ये उनके अंदर न्याय करता था। प्रांतीय स्तर पर जो कोई भी जो विवाद थे उनका न्याय करना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और इसकी जो नियुक्ति है वो किस लिए कौन करता था? वो शाही काजी के अनुरोध पर की जाती थी। और जो सेंटर का अपना शाही दरबार था वो इसकी नियुक्ति करता था। और सदर काजी को इसके अलावा क्या कहा जाता था? सदर काजी को मीर ए अदल के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद है सवानी नवीस या फिर खुफिया नवीस। ये क्या थे? ये आजकल जैसे न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह होते हैं, जो संवाददाता होते हैं, जैसे एक जगह की न्यूज़ को दूसरी जगह पहुंचाते, तो ये भी कुछ वैसे ही काम करते थे। ये क्या करते थे? संवाददाताओं का एक समूह होता था जो कि किसी भी जगह की जानकारी को केंद्र तक पहुंचाने का काम करते थे। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? दरोगा ए डाक करता था। तो दरोगा ए डाक ये भी ये इसी तरह का ही पद हो गया। ये क्या करता था? जो भी छोटे स्तर की जो सूचनाएं होती थी उनको एकत्र करके सेंटर तक पहुंचाने का कार्य करता था। ये इस विभाग को संभालता था। कौन? दरोगा ए डाक। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये तो हो गया प्रांत का प्रशासन हमने देख लिया। इसके बाद जिले का प्रशासन देखते हैं कि जो प्रांत होता था वो आगे जिले के अंदर विभक्त होता था। तो जिले में किस तरह से प्रशासन होता था, कौन कौन से अधिकारी होते थे और वो क्या क्या
जो है अपने काम को संभालते थे। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो है फौजदार। अब फौजदार क्या करता था, जैसे प्रांत के अंदर हमने देखा, यानी केंद्र के अंदर भी अधिकारी होता था सैन्य कार्यों के लिए, प्रांत के स्तर पर भी होता था। अब ये जो फौजदार है ये ज़िले के स्तर पर होता था। ये क्या करता था, ज़िले का ये होता था प्रधान सैन्य अधिकारी होता था, और ये क्या करता था, अपने पास एक सेना की टुकड़ी रखता था। भाई कहीं सेना की आवश्यकता पड़े तो ये अपनी एक सेना की टुकड़ी भी रखता था। तो सेना की टुकड़ी रखता था तो जाहिर सी बात इसका काम क्या होता था कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखता था ये। इसके अलावा ये जो अमल गुजार एक पद होता था ज़िले के अंदर, इसका काम था राजस्व की वसूली करना। तो ये जो फौजदार है उसके अमल गुजार के लिए भी सहायता करता था, यानी कि जब वो राजस्व उगाई के लिए जाता था अमल गुजार, तो फौजदार उसकी सहायता भी करता था। इसके बाद अगला पद जो है वो यही है अमल गुजार। इसके बारे में देखते हैं। ये क्या होता था, जो ज़िले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। ज़िले के अंदर जितने भी प्रकार के कर वगैरह वसूले जाते थे तो वो मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी थी, वो थी अमल गुजार की। और अमल गुजार को हम अमिल के नाम से भी जानते हैं, अमिल के नाम से। और इसके अलावा इसके अन्य कार्य कौन से थे, जो खालसा भूमि होती थी तो उसके ऊपर से भी ये लगान को एकत्र करता था। इसके अलावा जो भी ज़िले का जो आय व्यय होता था, जो भी यानी कि सालाना जो बजट होता था ज़िले का, जितना कितना आय हुई है, कितना खर्चा हुआ है, तो ये क्या करता था, जो केंद्रीय दरबार था, बादशाह का शाही दरबार, इस रिपोर्ट को ये यहाँ पर भेजता था। कौन, अमिल, या फिर जिसको अमल गुजार कहते हैं वो। इसके अलावा जो एक और पद था वितिकची, ये क्या करता था, इसके सहयोग के लिए पूरा कार्य करता था ये वितिकची, अमिल के कार्य के लिए सहयोग करता था। इसके बाद है खजानदार। ये तो मतलब क्या है कि सरकारी खजांची होता था, और ये जो है अमल गुजार के अंडर में रहकर काम करता था। इसका मुख्य काम क्या होता था, जो भी सरकारी खजाना है उसकी सुरक्षा करना इसका मुख्य काम था। इसके बाद हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो अमिल का मुख्य सहयोगी कौन होता था, वितिकची। तो ये वितिकची क्या है, ये एक क्लर्क होता था, लिपिक होता था, जो कि अमल गुजार के अंडर में काम करता था। और ये क्या करता था, जो भूमि है जहाँ से लगान वसूला जाना है, और उसके अलावा लगान से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सब तैयार करता था, और किसको देता था, अमल गुजार को देता था। और जो अमल गुजार है वो इसी आधार पर अपने लगान की वसूली करता था। और अगर वित्तीय के मुख्य काम की बात करें तो ये तो यही हो गया, भूमि और लगान संबंधी कागज़ तैयार करना, यानी कृषि से जुड़े हुए कागजात और आंकड़े एकत्र करता था कौन, वित्तीय। इसके बाद ज़िले के स्तर पर जो महत्वपूर्ण पद है वो है कोतवाल का। अब कोतवाल जो है इसकी नियुक्ति कौन करता था, मीर आतिश करता था, जो तोप खाना होता था उसका प्रभारी होता था। तो मीर आतिश के अनुरोध पर केंद्र सरकार इसकी जो है नियुक्ति करती थी। उसके बाद यह नगर में जितनी भी कोई घटनाएं घटती थी तो उसके लिए क्या होता था, ये जिम्मेदार होता था। और अगर ये अपराध, जैसे कहीं अपराध हो गया है और उनका अपराधियों को ये पकड़ नहीं पाया है और उसको दंड नहीं दे पा रहा है, उसके अंदर असमर्थ है, अपराधी कहीं भाग गया है, तो इस चीज़ का हर्जाना जो है वो किसको भरना पड़ता था, कोतवाल को। तो इसको हर्जाना भरना पड़ता था, इसलिए ये क्या था, पूरी तरह से अलर्ट होता था। और कोई भी जो अपराध होते थे तो ये पूरी तरह से अलर्ट होता था। इससे क्या होता था, उस समय में जैसे अपराध काफ़ी कम होते थे, क्योंकि अगर अपराध होंगे तो जिम्मेवार किसे माना जाएगा, कोतवाल को, और हर्जाना भी इससे ही वसूला जाएगा। इसके बाद है काजी ए सरकार, यानी कि ज़िले या जिसको सरकार भी बोलते हैं, तो उस स्तर पर भी जैसे हमने देखा केंद्रीय स्तर पर भी काजी होता था, उसके बाद प्रांतीय स्तर पर भी काजी होता था, तो सरकार के स्तर पर भी, ज़िले के स्तर पर भी काजी होता था। इसकी नियुक्ति कौन करता था, जो सूबे का काजी होता था उसकी संतुति के आधार पर, यानी कि उसकी सिफारिश पर, जो सुदूर है, यानी कि जो सेंटर का मुख्य काजी है वो करता था इसकी नियुक्ति। किसकी सिफारिश पर, जो काजी सूबा है उसकी सिफारिश पर। बाद में ये वैसे तो न्याय वगैरह का ये काम करते थे शरीयत कानून के आधार पर। बाद में आप देखेंगे कि औरंगजेब का जब शासनकाल था तो इन काजियों को दो जिम्मेदारी दे दी गई थी, जैसे ये जजिया और ज़कात कर की वसूली भी करते थे उस समय में। इसके बाद देखेंगे कि जो ज़िला या सरकार है वो आगे विभक्त था परगना में। तो परगना में किस तरह से प्रशासन होता था, परगना में देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पद होते थे। पहला था सिकदार। सिकदार क्या करता था, इसका काम था कि परगने के अंदर ये शांति व्यवस्था को लागू करवाता था, शांति व्यवस्था बनाए रखना।
और शांति व्यवस्था के लिए क्या करता था, जो अपराधी होते थे तो उनको दंड देता था, ये इसका प्रमुख काम था। इसके अलावा जो अमील देखा था हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो अमील का क्या काम था, राजस्व वसूली का कार्य था। तो ये जो सिकदार है ये क्या करता था, राजस्व वसूली में अमील को सहायता भी प्रदान करता था। इसके बाद आमिल, ये आमिल इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो ज़िले के स्तर पर था, सरकार के स्तर पर, ये परगना के स्तर पर है। इसमें इसका आमिल का काम भी वही है, राजस्व की नियुक्ति करता था लेकिन परगना के लेवल पर करता था। और इसको किस नाम से जाना जाता था, मुंसिफ के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद है कानून गो, ये क्या था, ये जो पटवारी होते थे एक परगने के अंदर, जितने भी पटवारी होते थे उन सब पटवारियों का ये अधिकारी होता था। इसके जो पटवारी इसके अंडर में ही काम करते थे। इसका काम क्या होता था, भूमि का सर्वेक्षण करना, मेजरमेंट वगैरह करना, सब उसका भूमि का लेखा जोखा रखना, और उसके अलावा राजस्व की वसूली भी करता था ये। उसके बाद है फौजदार। फौजदार क्या होता था, ये खजांची होता था। बस जो परगना है वहाँ का जो भी जो राशि वगैरह होती थी, जो खजाना होता था वहाँ का ये खजांची होता था। उसके बाद कारकुन क्या होता था, ये जो भी लिपिक होते थे उस समय के अंदर उसको कारकुन कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है गांव के स्तर पर, ये अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो मुग़ल काल है उसके अंदर प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी, वो गांव थी, ग्राम। अब देखते हैं कि ग्राम के अंदर जो प्रशासन था वो किस तरह से होता था। वैसे तो मुग़ल काल के अंदर जितने भी गांव थे इनको स्वायत्त दर्जा दिया गया था कि इसके अंदर कोई भी किसी का या सेंटर की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से या परगना की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसको प्रशासन के उत्तरदायित्व से पूरी तरह से मुक्त रखा गया था। और यहाँ पर जो मुग़ल प्रशासन के अंदर क्या था कि किसी भी मुग़ल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। फिर यहाँ पर क्या होता था, किस तरह से प्रशासन होता था, तो यही था कि जो गांव होते थे वहाँ पर पंचायतें होती थी, और जो पंचायतें हैं वहीं अपने लेवल पर अपना खुद का काम करती थी। जैसे कि गांव के अंदर सुरक्षा सफाई वगैरह करवाना, शिक्षा आदि की देखभाल करना, जो भी छोटे यानी कि जो भी काम होते थे वो ग्रामीण जो प्रशासन था वो उसके लिए स्वायत्त था, उसके लिए वो स्वयं काम करता था। फिर भी कुछ गांव की तरफ से कुछ अधिकारी वहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे, जिसके अंदर की कौन कौन होते थे देखिए। जो गांव का मुख्य अधिकारी होता था उसको प्रधान बोलते हैं, आज भी प्रधान ही बोलते हैं। जो गांव का मुख्य अधिकारी कौन होता था, प्रधान होता था, जिसे प्रधान भी कहते थे। और प्रधान के अलावा क्या कहते थे, खुद कहा जाता था मुकद्दम या फिर चौधरी भी बोलते थे। तो ये कौन होता था चौधरी, जो गांव का मुख्य अधिकारी यानी गांव का प्रधान उसको कहते थे। और जो गांव का चौधरी होता था उसकी सहायता के लिए यह एक पटवारी भी होता था वहाँ पर। ठीक है, ये स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि जो मुग़ल कालीन गांव है जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो उनको अन्य किस नाम से जाना जाता था, मौदा या फिर दीहे भी कहा जाता था। अब गांव के अंदर क्या होता था, छोटी छोटी बस्तियां बनी हुई होती थी। अब इन बस्तियों को क्या कहते थे, इनको कहते थे नागला कहा जाता था, नागला। ठीक है, इसके अलावा कुछ दो महत्वपूर्ण पद बच गए हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। मुग़ल काल के अंदर जैसे गुजरात वाला एरिया हो गया, जब दक्षिण में औरंगजेब ने अपना शासन कायम किया तो वहाँ पर बंदरगाह वगैरह होते थे। तो बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल के लिए भी एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे क्या कहते थे, मुसद्दी के नाम से जाना जाता था। अब पूछे कि मुग़ल काल में मुसद्दी कौन था, तो ये कौन था, जो बंदरगाह के प्रशासन की देख रेख करने वाला अधिकारी होता था। इसके अलावा मुग़ल काल के अंदर कारखानों की भी स्थापना हुई थी। ये देखा था आपने कि अंग्रेज वगैरह ये सब यूरोपियंस आ गए थे, कारखानों वगैरह की भी स्थापना की गई थी। तो कुछ कारखाने थे जहाँ पर कि जो कि मुग़ल साम्राज्य के अंडर में स्थापित किए गए थे। जो ये कारखाने थे तो यहाँ पर भी देख रेख के लिए एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई थी प्रशासन की तरफ से। और इसको क्या कहते थे, जिसकी नियुक्ति की गई थी उसे दीवाने ब्यूतात नाम से जाना जाता था, यानी कि दीवाने ब्यूतात। और विभाग का नाम क्या था, दीवाने ब्यूतात। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। दीवाने ब्यूतात क्या होता था, जो कारखाने थे उसकी देखरेख करने वाला अधिकारी। ठीक है, उसके अलावा मुसद्दी बंदरगाहों की देखरेख करने वाला अधिकारी। नागला क्या था, गाँवों की छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। और गाँवों का अन्य किस नाम से जानते थे, मावदा या दीह के नाम से जानते थे। गाँव का प्रशासन किस तरह का था, स्वायत्त प्रशासन था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने पढ़ा था मुग़ल काल के अंदर जो प्रांतीय व्यवस्था थी प्रशासन की वो किस तरह से थी।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।